सभी को नमस्कार। अभी तक हमने कुल 10 लोकसभाएं भारत की उन पे चर्चा कर ली है। लोकसभा संख्या 1 से लेकर लोकसभा संख्या 10 तक हमने चर्चा की। किस प्रकार से सरकारें रही उनमें, किस प्रकार से प्रधानमंत्री बदलते गए उन लोकसभाओं में, और उन बनते और बदलते हुए प्रधानमंत्रियों के काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इसे हम एक क्रम से देख रहे थे जिससे हम भारतीय राजनीति को समझ सकें और भारतीय राजनीति को समझते हुए यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था और घटनाओं को समझ सकें। आज हम चर्चा करेंगे इसी क्रम में 11वीं लोकसभा पर प्रमुख राजनीतिक एवं अन्य घटनाएं और कौन कौन सी सरकारें इस समय रही। यदि हम बात करें 11वीं लोकसभा की तो 10 मई 1996 से 4 दिसंबर 1997 यानी कि लगभग 1 वर्ष और 6 माह, लगभग 1.5 वर्ष तक यह रही थी। यानी कि 11वीं लोकसभा समय से पूर्व विघटित हो चुकी थी। समय से पूर्व का आशय है कि यह अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। क्या कारण रहे अभी हम देखते हैं। अप्रैल मई 1996 में चुनाव हुए। कुल 543 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से भाजपा को 161 और कांग्रेस को 140 स्थान मिले। यानी कि कुल मिलाकर सर्वाधिक यहाँ पे जो सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी थी वो भाजपा थी। सर्वाधिक सीटें कायम ने बहुमत किसी भी दल को यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं मिला था। इसके अलावा जो अन्य दल थे उनमें जनता दल 46, माकपा 32 और भाकपा 12 स्थान, इस प्रकार से सीटों का डिवाइडेशन रहा। लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा द्वारा सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया गया, क्योंकि सबसे बड़े दल को ही सामान्यतः या तो बहुमत के दल को या फिर जो सबसे बड़ा दल है उसे राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। तो यह भाजपा द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री, यहां हमने इन्हें प्रधानमंत्री की संख्या जो है वो 13 दी है। पिछली 10वीं लोकसभा हमने पढ़ी तो त्रुटिवश शायद वहां पे क्रम थोड़ा आगे पीछे हुआ है, उसे सभी व्यवस्थित कर ले। अंतिम जो हमारे प्रधानमंत्री थे इससे पहले 10वीं लोकसभा में पीवी नरसिम्हा राव, उनको शायद क्रम संख्या वहां पे 11 लिख दिया गया, तो उसे आप ठीक कर लें। वो 12 है, ये 13 है। जो पहली बार इसे देख रहे हो, ये क्रम हमने किस प्रकार से बनाया है, व्यक्तियों के हिसाब से रखा है। जैसे जैसे व्यक्ति बदलते गए हमने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में काउंट किया है। कुछ व्यक्ति लगातार रहे तो उन्हें हमने एक ही नंबर के रूप में रखा है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी, तो उन्हें हमने एक ही क्रमांक पे रखा है, उनके लिए चेंज नहीं किया। उनका कार्यकाल बदलता रहा लेकिन वो नहीं बदल रहे थे, इसलिए हमने क्रमांक उनका वही रखा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक 16 दिन। यह मैं एक पहले ही बता दूं कि 11वीं लोकसभा एक ऐसी लोकसभा रहेगी जिसमें जैसे राजस्थान में हुआ था कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें एक से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे, 3-3 मुख्यमंत्री रहे थे। वैसे ही संघ सरकार में भी ऐसा अवसर आया, ऐसा मौका बना जब एक ही लोकसभा के कार्यकाल में, छोटे से कार्यकाल में, हमने 3 प्रधानमंत्रियों को बदलते हुए देखा। देखते हैं किस प्रकार। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी बने 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, मात्र 16 दिन के लिए। भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे, यह सभी ध्यान में रखें। इससे पहले भाजपा सरकार में यदि आई तो अप्रत्यक्ष रूप से थी। स्वतंत्र रूप से अपनी पहली सरकार पहली बार भाजपा ने यहीं बनाई थी। भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद में इनके द्वारा लाया गया विश्वास प्रस्ताव, क्योंकि जब भी कोई सरकार बनाती है पार्टी तो उसके बाद में विशेष रूप से उनके पास में बहुमत नहीं हो, तब उन्हें, सरकार तो उनके द्वारा बना ली गई है, प्रधानमंत्री उनका बन चुका है, लेकिन अब उन्हें सदन के समक्ष यह प्रूव करना पड़ेगा कि उनके पास लोकसभा में बहुमत है। अनुच्छेद 75 के तहत कोई भी सरकार तभी कार्य कर सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, और लोकसभा के विश्वास का मतलब है कि लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त हो। और यह जांचने का कि सरकार के पास में विश्वास है, बहुमत है या नहीं है, एक ही तरीका है, वो है सदन के अंदर वोटिंग करवाना। और वोटिंग कराने के लिए सरकार यदि स्वयं वोटिंग कराती है तो इसे विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। यदि सरकार के द्वारा नहीं, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा यदि वोटिंग कराई जाती है तो उसे कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव लेके आए प्रधानमंत्री स्वयं, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आए, इस पर बहस हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण है तथ्य, इसे ध्यान में रखें। इस पर बहस तो हुई किंतु मतदान नहीं हुआ। मतदान से पहले ही प्रधानमंत्री द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि
मुझे बहुमत नहीं मिलेगा। इस चीज को याद रखें। ऐसी घटनाएं हम पढ़ रहे थे। भारत के अंदर विश्वास प्रस्ताव पर पहली बार वोटिंग हुई और वो गिरा, वो हुआ था वीपी सिंह के समय। इससे पहले चौधरी चरण सिंह जो थे, उनके समय भी विश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से ठीक पहले दिन ही त्यागपत्र दे दिया था। इसी प्रकार श्री अटल जी के समय विश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन विश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं हुआ। तो अभी तक हम देखेंगे कि केवल वीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विश्वास प्रस्ताव पर हार के कारण त्यागपत्र दिया, हार के कारण। इसके अलावा चाहे चरण सिंह हो चाहे अटल जी हो, इनके द्वारा हार के कारण नहीं, विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही त्यागपत्र दे दिया गया था। यह तथ्य सभी ध्यान में रखें। यदि हम बात करें विश्वास प्रस्ताव की, तो आप सभी जानते हैं कि विश्वास प्रस्ताव कहीं भी संविधान के अंदर उल्लेखित नहीं है। संविधान में केवल इतना उल्लेखित है, अनुच्छेद 75(3) के अंदर, कि सरकार तभी तक कार्य करेगी, मंत्रिमंडल तभी तक कार्य करेगी जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास पारित प्राप्त है। तो कहीं भी विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव संविधान के अंदर उल्लेखित नहीं है। इनका उल्लेख मिलता है लोकसभा नियमों में। स्पष्ट रूप से विश्वास प्रस्ताव का लोकसभा के नियमों में भी कहीं उल्लेख नहीं है, यह भी सभी ध्यान रखें। विश्वास प्रस्ताव को लोकसभा के नियम संख्या 184 के अंतर्गत रखा जाता है। लोकसभा के नियम संख्या 184 के अंतर्गत विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है, और यह नियम 184 भी स्पष्ट रूप से विश्वास प्रस्ताव के लिए नहीं है, लेकिन इसे इसके अंतर्गत रखा जाता है। ये सभी ध्यान में रखें। 2-3 बिंदु और ध्यान में रखें। यदि एक ही साथ लोकसभा में विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव दोनों आ जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, दोनों आ जाए, तो दोनों में से वरीयता किसे प्रदान की जाएगी, पहले किस पे चर्चा होगी? तो ध्यान रखना है, विश्वास प्रस्ताव को हमेशा, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है लोकसभा में चर्चा के लिए, बजाय अविश्वास प्रस्ताव के। क्यों दी जाती है? क्योंकि यह सरकार की ओर से रखा जाता है और लोकसभा में सरकारी कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इस वजह से जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है उसे प्राथमिकता प्रदान की जाती है। दूसरा बिंदु ये ध्यान रखें, विश्वास प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव, ये दोनों केवल लोकसभा में रखे जा सकते हैं, केवल लोकसभा में रखे जा सकते हैं। इन्हें राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता, ये भी ध्यान में रखना है। और एक बिंदु ये ध्यान रखिएगा कि जब इन पे मतदान होता है तो केवल लोकसभा के सदस्य इस मतदान में भाग लेते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य इसमें मतदान में भाग लेते हैं। यदि कोई मंत्री, जो मंत्री तो है किंतु राज्यसभा का सदस्य है, वो इसमें मतदान में भाग नहीं ले सकता, यह भी तय है। तो इन बिंदुओं का भी साथ में ध्यान आप सभी रखें। तो इस प्रकार से विश्वास प्रस्ताव लाया गया 1996 में। अटल जी ने विश्वास प्रस्ताव से पहले ही त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और सरकार जो है वो गिर गई। इसके बाद में इसी समय देश में फिर से एक गठबंधन का निर्माण हुआ, जिसे नाम दिया गया संयुक्त मोर्चा। संयुक्त मोर्चा गठबंधन का निर्माण हुआ, यूनाइटेड फ्रंट। ध्यान में रखिएगा, संयुक्त मोर्चा इस प्रकार का गठबंधन है जो चुनाव के बाद में बना था, क्योंकि चुनाव तो हो चुके थे 11वीं लोकसभा के। तो अब तक हमने जो गठबंधन पढ़े थे वो चुनाव पूर्व के गठबंधन थे सामान्यतः। अभी तक हमने 2 प्रकार के गठबंधन पढ़े, एक वीपी सिंह के समय और एक पढ़े थे जनता पार्टी, वो भी एक गठबंधन था मोरारजी देसाई के समय। तो ये जो संयुक्त मोर्चा गठबंधन था, ये अटल जी के त्यागपत्र के दौरान या उसके बाद में बनता है। संयुक्त मोर्चा जो था उसके अंदर कौन कौन शामिल थे? एक जनता दल था, कांग्रेस टी था। यहां ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस में फिर से यहाँ पे विभाजन होता है और कांग्रेस का एक नया पार्ट बनता है कांग्रेस टी के नाम से। विशेष रूप से ये तब गठित हुआ था, कांग्रेस का पार्ट, जब सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया उसके विरोध में। समाजवादी पार्टी
द्रमुक, इसको जरूर याद रखिएगा, इसको DMK भी कहा जाता है इंग्लिश में, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तमिलनाडु के क्षेत्र की पार्टी थी। ये महत्वपूर्ण आगे ध्यान में रखिए। तो द्रमुक भी संयुक्त मोर्चा का पार्ट था, असम गण परिषद इसका पार्ट थी, TMC तृणमूल कांग्रेस इसका पार्ट थी, तेलुगु देशम पार्टी थी और भाकपा। इस प्रकार से कुल मिला के 13 दल इसमें शामिल थे। इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी पिछले दिनों पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा। संयुक्त मोर्चा जो बनाया गया 1996 के अंदर, उसमें ये दल इन सभी को शामिल करते हुए कुल मिलाकर 13 दल शामिल थे। आगे लिखा है कि कांग्रेस एवं वामपंथियों द्वारा इसे बाहर से समर्थन प्रदान किया गया था। 13 दल तो इसके अंतर्गत शामिल थे संयुक्त मोर्चा में, लेकिन कांग्रेस और वामपंथियों ने इसे बाहर से समर्थन प्रदान किया था। बाहर से समर्थन का आशय क्या रहता है? संयुक्त मोर्चा जो था, यूनाइटेड फ्रंट था, इसके अंदर जो दल शामिल हो गए वो ये 13 थे, कांग्रेस और वामपंथी। वामपंथी में मुख्य रूप से हो गई माकपा, ये इसमें शामिल तो नहीं हुए, लेकिन जब ये गठित हो गया तब ये इस समझौते पे तैयार हो गए कि ठीक है, हम आपको समर्थन देंगे। तो ये बाहर थे, इससे संयुक्त मोर्चा में शामिल नहीं थे, लेकिन इन्होंने समर्थन प्रदान किया बाहर से, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? 11वीं लोकसभा में दूसरे प्रधानमंत्री और व्यक्ति के हिसाब से देश के 14वें प्रधानमंत्री बनते हैं HD देवेगौड़ा। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, कुल मिला के ये 324 दिन या लगभग 1 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। ये प्रधानमंत्री बने थे जनता दल संयुक्त मोर्चा की ओर से। संयुक्त मोर्चा इनका गठबंधन था और इस संयुक्त मोर्चा में इनका जो दल था, जिस दल के वे सदस्य थे, वो था जनता दल। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे HD देवेगौड़ा और प्रधानमंत्री बनते समय संसद के सदस्य नहीं थे। जब मैंने 9वीं 10वीं लोकसभा कराई थी तब मैंने स्पष्ट तौर पे बताया था, आप उसे रिवाइज कर लें, कि ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे जो प्रधानमंत्री बनते समय संसद के सदस्य नहीं थे। 3 नाम बताए थे, उसी में से एक रहे हैं HD देवेगौड़ा। HD देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बनाए गए तब वे संसद के सदस्य नहीं थे। इनके काल में मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हुई? इस अवधि में जब वो लगभग 1 वर्ष प्रधानमंत्री रहे तो देश में मुख्य घटनाएं कौन कौन सी रही, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो इनके समय में लाया गया गुजराल सिद्धांत या गुजराल डॉक्ट्रिन, सितंबर 1996 में। इसका प्रतिपादन किया किसके द्वारा? तत्कालीन विदेश मंत्री थे। ये ध्यान में रखना है, गुजराल डॉक्ट्रिन जैसे ही हम पढ़ते हैं तो ये बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे, IK गुजराल। तो हमारे दिमाग में कई बार ये आता है कि ये इनके प्रधानमंत्रित्व काल में लाया गया होगा, नहीं। जब गुजराल डॉक्ट्रिन लाया गया था तब ये HD देवेगौड़ा के काल में लाया गया था और ये विदेश मंत्री थे हमारे देश के, IK गुजराल द्वारा लाया गया। क्या सिद्धांत था? दक्षिण एशिया, पहली बात तो गुजराल डॉक्ट्रिन विशेष रूप से हमारी विदेश नीति में किस क्षेत्र के लिए है? दक्षिण एशिया के लिए। दक्षिण एशिया के विविध देश जो छोटे देश हैं और हमारे पड़ोसी हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इनके साथ संबंधों को सुधारने के लिए गैर पारस्परिकता, नॉन रेसिप्रोसिटी, यानी भारत बड़े भाई की तरह शर्तें रखे बिना इनकी एक तरफा मदद करेगा। इस गैर पारस्परिकता का सीधा सा मतलब होता है, जैसे अगर इंडिया जो है वो नेपाल को यदि कोई सहायता देगा तो बदले में उससे कोई उम्मीद नहीं रखेगा, एक तरफा हम उनकी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक बड़े कंट्री हैं, वो अपेक्षाकृत छोटे देश हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हमारे संबंध बेहतर हो, तो हम उनकी एक तरफा मदद करेंगे। यही था गुजराल सिद्धांत, सितंबर 1996 में लाया गया। इसके अलावा HD देवेगौड़ा जी के काल में 81वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया संसद के अंदर 1996 के अंदर। विषय क्या था? संसद या लोकसभा, इसे ब्रैकेट में करें, संसद या संसद के अंदर लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा के लिए लागू नहीं था। संसद, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी कि 33% आरक्षण देने के लिए, यह सभी ध्यान में रखिएगा, विशेष रूप से चर्चा में है क्योंकि अभी संसद के अंदर लाया गया था। महिला आरक्षण विधेयक पारित भी हो चुका है और अब उसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। तो यह महत्वपूर्ण है। तो 81वां संविधान, अगर देश में पूछा जाए कि सबसे पहले प्रयास कहां से शुरू हुए थे महिलाओं को आरक्षण देने के, तो HD देवेगौड़ा जी के समय शुरू हुए 1996 के अंदर। संसद में विधेयक रखा गया 81वें संविधान संशोधन के रूप में। संयुक्त मोर्चा सरकार का पतन हो जाता है
आगे, और 11वीं लोकसभा भंग हो जाती है और भंग होने के कारण यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया, लैप्स हो गया। एक वर्ड है संविधान के अंदर, लैप्स हो गया। क्यों लैप्स हुआ? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 107 और उसका क्लोज 5 कहता है, यदि कोई विधेयक लोकसभा में रखा जाए, वह लोकसभा में ही लंबित हो, पारित नहीं हो पाए और इसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाए, तो ऐसा विधेयक जो है वो लैप्स हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। अर्थात मान लीजिए वह लोकसभा में आया ही नहीं, नई लोकसभा के गठन पर नए सिरे से उसे रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 81वां संविधान संशोधन विधेयक महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित था, लेकिन वह लैप्स हो गया। इन्हीं देवगौड़ा जी के काल में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से भारत द्वारा इनकार किया गया 1996 के अंदर। जेनेवा में एक निरस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया था 20 जून 1996। इसमें भारत द्वारा हस्ताक्षर न करने की घोषणा की गई। इसमें देवेगौड़ा जी शामिल नहीं थे, भारत की ओर से राजदूत शामिल थे जिन्होंने यह घोषणा की थी। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सितंबर 1996 में, हमें पता है कि सितंबर में ही हमेशा इसका सम्मेलन बुलाया जाता है, तो सितंबर 1996 में प्रस्ताव लाया गया था सीटीबीटी को लागू करने के लिए, निरस्तीकरण के लिए, और उसके भी विरुद्ध हमने मतदान किया था। क्यों किया था भाई? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि विषय क्या थे और भारत का क्या पक्ष था, ये दो चीजें हमें देखनी है। तो क्या था इसमें कुल मिला के यह लाया जा रहा था कि अभी अंतरिक्ष में, वायु में, जल में कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा। यह रोक लगा रहा था किस पे? परमाणु परीक्षण पे। और व्यापक इसलिए था क्योंकि यह तीनों चीजों को कवर कर रहा था कि आप न एयर में करेंगे, न पृथ्वी पे करेंगे, न जल में करेंगे, कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। भारत इसका क्यों विरोध कर रहा था? भारत कह रहा था कि अगर आपको निरस्त्रीकरण करना है तो जो पहले से परमाणु बना चुके, बहुत से देश परमाणु संपन्न हो चुके थे इस अवधि तक, तो उन पे आप रोक लगाइए। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि यहां पे नहीं होगा, तो यह प्रयोगशाला में परीक्षण तो चलता रहेगा, इस पे क्यों नहीं रोक लगा रहे? और तीसरा, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ साथ में अपने सुरक्षा कारणों से परमाणु हासिल करना चाहता है, या तो आप पुराने जो देश है उन सभी पर निरस्त्रीकरण लागू कीजिए। यानी तो कुल मिला के भारत इसे संधि को भेदभावपूर्ण मानने के कारण इस पे हस्ताक्षर नहीं किए और आज तक भी हमने नहीं किए हैं। इसके बाद में तो हमने परमाणु परीक्षण भी किया था पोखरण 2 के नाम से। एच.डी. देवगौड़ा जी के काल में फिर से विश्वास मत की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। हमने देखा था कि कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था और कांग्रेस ने समर्थन अपना वापस ले लिया, और वो विशेष रूप से कारण था बिहार और यूपी के अंदर बीजेपी को लेकर कुछ मुद्दे उठे और उनसे कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लिया। और अप्रैल 1997 में फिर से 11वीं लोकसभा में विश्वास मत की स्थिति बनी। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण प्रस्तुत करना पड़ा। विश्वास पर मत पर मतदान में देवेगौड़ा सरकार विश्वास मत हार गई व त्याग पत्र देना पड़ा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मतदान हुआ था 11वीं लोकसभा में। जब पहला विश्वास मत लाया गया, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस लाया गया, तो अटल जी ने मतदान से पहले ही दे दिया था त्याग पत्र, लेकिन सेकंड जब लाया गया तब उस पे मतदान कराया गया। तो हमारे पास में वीपी सिंह के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जिन्हें विश्वास मत पारित होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए वो दूसरे प्रधानमंत्री बन गए एच.डी. देवेगौड़ा। इसके बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं आई.के. गुजराल। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, लगभग 322 दिन, यानी कि 11वीं लोकसभा में तीसरे प्रधानमंत्री आते हैं। यह किस दल से संबंधित थे? यह जनता दल से ही संबंधित थे। संयुक्त मोर्चा उस समय गठबंधन था, यानी कि हम कह सकते हैं कि 11वीं लोकसभा में कुल 3 प्रधानमंत्री बने। पहले बीजेपी से संबंधित थे, दूसरे जनता दल से संबंधित थे, और ये दोनों के दोनों संयुक्त मोर्चा गठबंधन के प्रधानमंत्री भी थे, ये हम कह सकते हैं। इनके काल में जो घटनाएं हुई उनमें आई जैन आयोग की रिपोर्ट नवंबर 1997 में, और यही जैन आयोग की रिपोर्ट जो है वो आई.के. गुजराल जी को फिर से इस्तीफा दिलवाएगी।
क्या था ये जैन आयोग? राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए जस्टिस मिलापचंद जैन, आगे इनका राजस्थान से भी संबंध मिलता है, की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। क्या काम था इसका? यह जांच करना कि राजीव गांधी की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था और क्यों हुई। इसमें द्रमुक हमने देखा था कि ये जो संयुक्त मोर्चा बना था उसके अंदर 13 दल थे और उस 13 दल में डीएमके भी शामिल था, यानी कि कहीं ना कहीं इस डीएमके के सहयोग से ही आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने हुए थे। द्रमुक डीएमके जो कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ व गुजराल सरकार का सहयोगी दल था। यहाँ पे एम करुणानिधि मुख्यमंत्री थे उस समय तमिलनाडु में, और आपको पता होगा कि राजीव गांधी की हत्या में तमिल समस्या हावी थी। जब मिलापचंद जैन की अध्यक्षता में जैन आयोग का गठन किया गया तो इसकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने से पहले ही लीक हो गई थी और उसमें यह तथ्य निकल के आए कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु में जो डीएमके की सरकार है उनके द्वारा राजीव गांधी की हत्या करने वालों को किसी न किसी भी प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया था। इस प्रकार के तथ्य निकल के आए क्योंकि वो तमिल समस्या से जुड़ा हुआ था यह राज्य, और राजीव गांधी की हत्या भी तमिल समस्या के कारण ही हुई थी। तो तमिलनाडु में सत्तारूढ़ गुजरात सरकार का सहयोगी दल था। कांग्रेस द्वारा मांग की गई कि द्रमुक यानी कि डीएमके के जो गुजराल सरकार में मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए। गुजराल सरकार ने उनको बर्खास्त करने से इनकार कर दिया और इसी मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया और आई के गुजराल जी को फिर से इस्तीफा देना पड़ा 28 नवंबर 1997 में। यानी कि कुल मिलाकर 11वीं लोकसभा में 3 प्रधानमंत्रियों द्वारा इस्तीफे देने पड़े। इसे कहा जाता है बहुत ही विचलित काल था ये भारत की राजनीति का, जिसमें इसके लिए एक शब्द काम में लिया गया था, निरुद्देश्य शुष्कता। कुछ ऐसा ही शब्द था कि इस समय भारत की राजनीति में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हो पा रही थी। निरुद्देश्य शुष्क, निरुद्देश्य शुष्क राजनीति में, भारत की राजनीति में कौन सा काल कहा जाता है? तो 11वीं लोकसभा का काल था। कोई काम नहीं हो पा रहा था, प्रधानमंत्री लगातार बदल रहे थे और यहां हम देख रहे हैं कि भारत में गठबंधन की राजनीति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा था, क्योंकि यह गठबंधन से बनी हुई सरकारें थी जो अस्थिर थी और अस्थिर होने के कारण बार बार प्रधानमंत्री बदल रहे थे। यहाँ एक तथ्य सभी ध्यान रखेंगे कि मैंने लिखा है कि 28 नवंबर 1997 को आई के गुजराल जी ने इस्तीफा दे दिया, जबकि उनके प्रधानमंत्रित्व काल में मैंने लिखा है 19 मार्च 1998। यह कैसे हुआ? जब इस्तीफा 28 नवंबर 1997 को दे दिया तो उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल 19 मार्च तक कैसे हुआ? तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया उसके बाद में लोकसभा का विघटन हो गया, लेकिन लोकसभा का विघटन होने के बावजूद भी एक कार्यकारी सरकार रखी जाती है जिससे देश के महत्वपूर्ण कार्य जो है वो चलते रहे। तो इसके बाद में जब राजीव आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने तो वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। ये हमें याद रखना है, ये कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, केयर टेकर पीएम थे, जैसे गुलजारी लाल नंदा शुरू में बने थे, इस प्रकार से ये प्रधानमंत्री रहे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 11वीं लोकसभा में किस प्रकार से सरकारें बदलती रही और किस प्रकार की घटनाएं हुई थी। अब एक बार हम फास्टली रिवाइज कर लेते हैं कि हम व्यक्तियों के रूप में प्रधानमंत्री पर इस संख्या तक यानी कि 15 नंबर तक किस प्रकार से पहुंचे। तो पहले प्रधानमंत्री थे जेल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा, इन्हें हमने काउंट किया था, हालांकि ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, गुलजारी लाल नंदा थे। तीसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी का देहांत हो गया था 1964 में। घटनाएं हमें पता होनी चाहिए किस वजह से प्रधानमंत्री बदल रहे थे। 1964 में देहांत हुआ और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया गुलजारी लाल नंदा जी को। गुलजारी लाल नंदा जी को केयर टेकर बनाने के बाद में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री चुन लिया सर्वसम्मति से और नाम निकल गया लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद के अंदर 11 जनवरी
1966 को देहांत हो गया, वैसे रात्रि को ही हो गया था 10 से 11 जनवरी की। तो उसके बाद में फिर से सीट खाली हुई, फिर से गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो फिर से प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा जी। इसके बाद में प्रधानमंत्री चुना गया कांग्रेस दल द्वारा इंदिरा गांधी जी को। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, इनके टर्म बदलते रहे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में और ये प्रधानमंत्री रही थी 1977 तक, आपातकाल के बाद तक। यहां पे इनके टर्म बदलते रहे, लेकिन क्योंकि व्यक्ति एक ही थे इसलिए हमने इन्हें 5 नंबर ही दिया। हटने का कारण 1977 के अंदर आपातकाल के बाद में जनता पार्टी एक गठबंधन बना और उसकी सरकार बनी और पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री के रूप में आए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बहुत कम समय तक प्रधानमंत्री रह पाए और 1979 के आसपास इस सरकार का पतन हो गया और प्रधानमंत्री बने चरण सिंह। क्योंकि मतभेद चल रहे थे, इनके बीच में मतभेद चल रहे थे, मतभेदों के कारण हमने देखे हैं स्पष्ट तौर पे। तो 2 प्रधानमंत्री रहे और चरण सिंह आपको पता है कि कांग्रेस की सहायता से बने थे और जैसे ही विश्वास मत ये रखने वाले थे उससे पहले दिन ही कांग्रेस ने इनसे वापस ले लिया अपना बहुमत, अपना समर्थन, और इन्होंने विश्वास मत से पहले त्यागपत्र दे दिया। फिर से चुनाव हुए और 8वें नंबर पर फिर से प्रधानमंत्री बने श्रीमती इंदिरा गांधी। 1984 इनकी हत्या होती है, तब तक ये प्रधानमंत्री रही और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया राजीव गांधी को। राजीव गांधी यहाँ पे पहले बनते हैं केयर टेकर और बाद में इलेक्शन भी जीतते हैं और उसके बाद में ये 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में एक तो ये अस्थिरता का काल था, उसके बाद में फिर से अस्थिरता आती है 10वें और 11वें नंबर के प्रधानमंत्री पर। 10वें नंबर पे आते हैं वीपी सिंह। जनता दल नेशनल फ्रंट की ओर से बनती है इनकी सरकार। जनता दल था और नेशनल फ्रंट इनका जो था वो था गठबंधन, राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन था। तो ये दूसरा गठबंधन हो चुका है। यहां पे पहला गठबंधन था जनता पार्टी जिसने सरकार बनाई। उसके बाद में दूसरा गठबंधन जिसने सरकार बनाई वो था नेशनल फ्रंट वीपी सिंह के समय। वीपी सिंह फिर से मतभेद होते हैं सरकार में और त्यागपत्र देना पड़ता है। सेम वही स्थिति बनती है मोरारजी वाली और प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। ये भी नहीं रह पाते लंबे समय तक और फिर से लोकसभा का विघटन हो जाता है, नए सिरे से चुनाव होते हैं। इस प्रकार ये 2 प्रधानमंत्री रहे इस काल में। उसके बाद में 12वें नंबर पर व्यक्ति के हिसाब से प्रधानमंत्री आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने अपना कार्यकाल पूरा किया 1991 से लेकर 96 तक। पीवी नरसिम्हा राव के काल में काफी घटनाएं भी हुई, हमने देखा था, महत्वपूर्ण घटनाएं थी। 10वीं लोकसभा चल रही थी इस समय। 10वीं लोकसभा में पहली बार कार्यकाल पूरा हुआ। यहां यह भी ध्यान रखना है कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद में जैसे वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि 9वीं लोकसभा, तो 9वीं लोकसभा से हम देखते हैं कि भारत के अंदर गठबंधन की राजनीति स्पष्ट रूप से शुरू हो जाती है और भारत में पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बन पाती हैं। इसका एक्सेप्शन मिलेगा सीधा जाके 2014 में जब भाजपा के द्वारा सरकार बनाई गई। तो 13 नंबर पे फिर अटल जी आए, आज ही हमने देखा है। 14 नंबर पे HD देवगौड़ा जी आए और 15 नंबर पे IK गुजराल जी आए। ये 3 प्रधानमंत्री रहे 11वीं लोकसभा में और इस प्रकार से हम पहुंच गए संख्या 15 पे। 11वीं लोकसभा पहली ऐसी लोकसभा थी जिसके अंदर एक साथ 3 प्रधानमंत्री बदलते हुए बने। इससे पहले 2 लोकसभाएं ऐसी रही जिनके अंदर 2 प्रधानमंत्री रहे थे। अब हम अगली चर्चा में करेंगे 12वीं लोकसभा और उसके महत्वपूर्ण तथ्य।